हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपीएसआई के आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पॉलिटी यदि आ रही है तो इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपने देखना कि पूरा हटके एकदम मिलेगा, पूरे यूट्यूब से आपको पॉलिटी अलग मिलेगी। आप पॉलिटी पढ़ते होगे, हम आपको पॉलिटी एकदम कंटेंट के लेवल पे ले जाएंगे। यूपीएसआई वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आएगी, ठीक है। अभी से जो तैयारी करेगा वही सक्सेस होगा, क्यों? कोई आसान सिलेबस नहीं है। और हो सके तो आप इनको A4 साइज़ पे, ऐसे नहीं पेपर होते हैं, A4 साइज़ पे आप जरूर अपने नोट्स बनाइएगा। क्यों बनाइएगा? उसका एक रीज़न ये भी रहेगा कि जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो एक एक पेज डेली उठा के ले जाना क्लास में और वहीं पे पढ़ते रहना। और पता है, रटने की कोशिश मत करना, डेली पढ़ते रहना। तब भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कि मुझे चीज़ें याद हो रही। ना भी याद हो, प्रेशर मत डालना खुद पे याद करने का। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं बाहर रह के, वो तो तैयारी करते ही रहेंगे, ठीक है। तो हम अपने राष्ट्रपति वाले टॉपिक पे चलते हैं। बाकी पीछे का सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। ऐसे कर करके आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, स्पेशल टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर आपकी मूल विधि के हम आपको नोट्स दे देंगे। ट्रेनिंग से पहले, जब भी यूपी पुलिस की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले हम आपको एकदम से तैयार कर देंगे। और मेरा टारगेट है आपको 130 क्वेश्चन प्लस अपने नोट से फंसाना। जैसे यूपी पुलिस में फंसाए थे वैसे यूपीएसआई में फंसाएंगे, ठीक। और यूपी पुलिस का रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही टॉप 1000 का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देंगे, हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये है भाग 5, संघ। भाग 5 शासन व्यवस्था, ठीक। भाग 5 में है शासन व्यवस्था। भाग 5 तो आप देखेंगे संघ वगैरह। तो इसमें कितने शासन व्यवस्था के कितने पार्ट हैं? सॉरी, 3 पार्ट हैं। नंबर 1 है विधायिका, जिसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और न्यायपालिका, जिसे जुडिशरी बोलते हैं, ठीक। इनके 3 पार्ट है। पहले पार्ट में क्या है? विधायिका। विधायिका क्या होती है? विधायिका, कानून बनाने का शक्ति। कानून कौन बनाता है? विधायिका। विधायिका मतलब विधायक इकट्ठे होके, ऐसे मान लो विधायिका है तो विधायक इकट्ठे होके कानून बनाएंगे, भाई संसद में हो या विधानसभा में हो, सभी लोग जब बहुमत से कोई भी बिल पास होता है तो वो कानून बन जाता है, वही होगी विधायिका। कार्यपालिका, कानून के आधार पर शासन करने वाली संस्था। अब जैसे कानून बन गया तो कार्यपालिका कौन करेगा? कार्यपालिका जो आपके सरकारी कर्मचारी सब, आपको उस कार्य जो भी नियम बनेगा उसको कार्यान्वयन के लिए लागू हो जाएंगे, मतलब तैयार हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कार्यपालिका, समझे? तो कार्यपालिका कानून के आधार पर शासन बनाने वाली संस्था क्या हो जाएगी? कार्यपालिका। अब आएगी विधायिका, वो न्यायपालिका। यदि कोई काम गलत होगा या गलत कोई कानून बन गया, जैसे कि कुछ भी गलत बन गया कानून वगैरह, उससे किससे? विधायिका से। तो उस पर न्याय कौन करेगा? न्याय करने संस्था कौन है? जुडिशरी। जैसे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, इसे बोलते हैं जुडिशरी। समझ गए होगे? इसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। बस इतना याद रखो, यूपीएसआई 2021 में चीज़ पूछी गई थी, कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक, न्यायपालिका वो विधायिका कहाँ से कहाँ तक है। देखो, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आएगा आपका 52 to 78 तक। उसके बाद विधायिका आएगी 79 से 122 तक। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में आएंगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा 124 से 147 तक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। ये क्या है? अनुच्छेद है। क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। तो इनको आप आगे चल के धीरे धीरे रटते जाएंगे और देखना कमाल। जब यूपी पुलिस का या किसी भी एग्जाम में आप आरपीएफ का दे रहे हो, किसी भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको यहीं से क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे। भाग 5। भाग 5 क्या है? संघ। इसको हम ट्रिक से याद कराएंगे, सब यही ट्रिक यूज करते हैं तो हम भी उसी ट्रिक को यूज करेंगे, ठीक है। तो क्यों इधर उधर बनो। एक ट्रिक याद रखना, पकानी कोका द्वयो दशम, ठीक। इसको याद कर लो अच्छे से, पकानी कोका द्वयो दशम। आप राष्ट्रपति टॉपिक हर जगह पढ़ोगे लेकिन ऐसा कहीं नहीं पढ़ोगे, आई गारंटी यू। पकानी, पा मतलब राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ठीक। पकानी पा, पकानी का पा, पकानी का पा है राष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो आर्टिकल 52 याद रखो, क्या राष्ट्रपति का पद किसमें दिया? आर्टिकल 52 में दिया गया। का मतलब कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का यहाँ पे का दिया गया। आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का प्रधान जो मुखिया है वो क्या होगा? आर्टिकल 53 में देगा। नी मतलब निर्वाचन, नी मतलब निर्वाचन, निर्वाचन किस में देगा? आर्टिकल 54 में देगा। पकानी का आपको पता चलेगा, पा मतलब राष्ट्रपति का पद, का मतलब कार्यपालिका का प्रधान, नी मतलब निर्वाचन। अब कोर्ट का, को का मतलब कोटा, कितने मतलब कि कोटा। आगे इन अनुच्छेदों को मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि राष्ट्रपति का कोटा किसमें दिया गया? आर्टिकल 55 में दिया गया। कार्यकाल किसमें देगा? आर्टिकल 56 में, कि यहाँ 5 वर्ष का होगा, कितने साल का होगा, तो किसमें? आर्टिकल 56 में। आपको 57 क्या? दो मतलब दोबारा निर्वाचन, दोबारा पुनः निर्वाचन कैसे हो सकता है? दुयो, यो मतलब योग्यता, योग्यता मतलब क्या हो कि भारत का नागरिक होना चाहिए या दिवालिया ना हो, ये सब क्या योग्यता ही तो है। तो योग्यता किसमें देगी? आर्टिकल 58 में। 59 में दशाएं दी, किन दशाओं में राष्ट्रपति बन सकता, किन दशाओं में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। सा मतलब आर्टिकल 60 में आपको शपथ दी गई, आर्टिकल 60 में आपको शपथ दी गई। और 61 में आपको महाभियोग दिया गया। 61 में यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पे महाभियोग नहीं लग सकता है, महाभियोग नहीं चला जा सकता।
पहला ऑप्शन था क्या राष्ट्रपति, यहीं पे हम थोड़ा आपको बता दें, आगे भी चल के चीज़ें निकल जाएंगी। पहला ऑप्शन था राष्ट्रपति, किसमें महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति था। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, बीपी लिखते हैं, बीपी वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा था यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक, अध्यक्ष। और चौथा ऑप्शन था कैग, CAG। तो इसमें पूछा गया था कि किन पे हम महाभियोग नहीं चला सकते, तो ऑप्शन इसका था यूपीएससी का अध्यक्ष। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। कौन हटाता है, राष्ट्रपति। तो उसमें महाभियोग थोड़ी होता है, वो तो राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको हटा देगा, जिसको चाहे उसको लागू कर देगा। लेकिन राष्ट्रपति, कैग और उपराष्ट्रपति, इन पे सब पे क्या चलता है, महाभियोग चलता है, संसद के प्रक्रिया होती है, ठीक। इस चीज़ को मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। अब देखो, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। आर्टिकल 52 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति का पद दिया गया, राष्ट्रपति का पद, हाँ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। औपचारिक प्रमुख के रूप में भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन से लिया गया। पूछा गया था क्वेश्चन कि औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। इसको अच्छे से याद रखना। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस पे पीछे कंटेंट के पीछे मेहनत होती है उसके पीछे। आर्टिकल 53 में अनुच्छेद 53 में क्या क्या, संघ की कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होगा, वह अपनी शक्ति अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। वह अपनी शक्ति का प्रयोग, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ मतलब उसके अधीन कार्य करने वाले अधिकारी। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति खुद ही सब कुछ पढ़ता, नहीं, उसके पीछे पास अधिकारी होते हैं जो पढ़ के बताते हैं ऐसा सही बोल सकते, उसके अनुसार ही आपका अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके आधार पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, किनके द्वारा, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। याद रखना इस चीज़ को, इस पे मान लेना स्टार, फिर पूछो कि भैया ये तो कराया नहीं था, यूपीपी में ऐसे धमाल नहीं मचा था। अब आगे देखिएगा, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, देखो निर्वाचन कैसे होगा कि इसमें कौन, मंडल मतलब कि इसमें कौन कौन आएगा, निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएगा, यही निर्वाचन मंडल है। आर्टिकल 54 में क्या गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, संसद के दोनों सदन, कौन, लोकसभा और राज्यसभा होंगे, दोनों सदन होंगे, याद रखना, संसद के दोनों सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान जैसे MLA जिन्हें बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें विधायक बोलते हैं, जो विधानसभा, जैसे मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने, और जिनके जो विधायक जिनके मुख्यमंत्री बनाया है उन वो ही विधायक विधानसभा में होते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा की, किसके, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी, पुडुचेरी अब तो और शायद वो भी आ जाएगा, कौन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्यों, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन होने लगे, वहाँ पे मुख्यमंत्री बनता है, ठीक, तो शायद वो भी आ जाएगा, देख के हम बता देंगे। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित ना कि आपको इलेक्टेड, निर्वाचित की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका बोर्ड द्वारा मतलब कि उनको सिलेक्ट किया गया हो, निर्वाचित मतलब निर्वाचन किया गया हो, ठीक। दिल्ली व पुडुचेरी को 17वां संशोधन 1990 द्वारा शामिल किया गया था। दिल्ली व पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया था, 17वां संशोधन 1990, यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो जो पूछा गया वो मैं बताता रहूँगा। विधान परिषद, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य व लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, आप सोचते हो कि भाग क्यों नहीं लेते हैं, भाग इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो 12 होते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही आपको निर्वाचित किए जाते हैं, तो इसमें मतलब कि भाग नहीं ले सकते। कौन कौन नहीं ले सकता, विधान परिषद और राज्यसभा के 12 मनोनीत वाली, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते। अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन बताए थे, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, इतने ही तो बताए थे, आपको याद होगा। बस ऐसे करके देखो, जब भी आप रिवीजन किया करो तो ऐसे लिखा करो, जब भी मतलब कि पेंसिल ले लिया करो, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा और प्लस दिल्ली और प्लस पुडुचेरी, याद हो गया। देखो 1 2 3 4 5 इतने लोग आते हैं कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। एक एमएलए के वोट की कीमत क्या होगी, अब भाई वोट एमएलए देगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधायक बोलते हैं, एक विधायक वोट डालेगा, उसकी कीमत कितनी होगी, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कीमत होगी, या क्या होगा सिस्टम, वो सब इसमें बताएंगे। बिल्कुल अलग अलग राज्यों की अलग अलग क्या होती है, उनकी वोट की कीमत होती है। और ये भी बताया जाता है कि एमएलए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एमएलए और एमपी के जो वोटों की संख्या होती है वो किस आधार पर निर्धारित की जाती है, वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, अच्छे से याद रखना, ठीक। एक एमएलए के वोट की कीमत क्या होगी, राज्य की जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, अब तो शायद 25 करोड़ होगी, 25 करोड़ लिख लो, जितने भी जीरो बटे बटे में राज्य के कुल एमएलए कितने, राज्य के एमएलए कुल 403, ठीक, और मल्टीप्लाई बाई 1000।
तो यही हो जाएगी आपकी एक एमएलए की कीमत, जो भी भाग करने पे आ जाएगा। ठीक, आपको पता होगा एक एमपी की वोट की जो सांसद होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुल एमएलए का वोट कितने एमएलए हैं, और उसके बाद कुल संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बटे कुल संसद मतलब लोकसभा और निर्वाचित सदस्य के टोटल इस पे संसद जो सदस्य हैं वो लिख दिए जाएंगे, उनकी संख्या लिख दी जाएगी, तो एक एमपी का वोट निकल आएगा। बस आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ये फार्मूले याद रखना, दोनों पूछे जा चुके हैं। मेन चीज़ अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए वाला टॉप मतलब की लाइन क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का मतदान कैसे होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में किए जाएंगे। कुछ भी राष्ट्रपति से संबंधित, जैसे कि हाँ कि किसी ने कर दिया कि वोट नहीं सही पड़े या गलत राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो कुछ भी सुनवाई होगी तो क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। ठीक, आपने अच्छे से इसे पढ़ लिया होगा। आर्टिकल 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका थॉमस हेयर ने दिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किसने दिया था, आखिर चुनाव कैसे होता है, थॉमस हेयर ने दिया था। एक क्वेश्चन जैसे नहीं, हमने एक क्वेश्चन कराया था 1930 साइबर क्राइम जैसे, और भी बहुत क्वेश्चन थे जो बिल्कुल कहीं भी नहीं पढ़ाए गए थे, वो आए थे। तो वो ऐसे क्वेश्चन क्या आपने पूछा होगा, देखा होगा, बहुतों के पास पढ़ा होगा, क्या आपको चीज कभी बताएगी राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किसने दिया था, थॉमस हेयर ने दिया था, और इसलिए इसे हेयर पद्धति कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव को कौन सी पद्धति कहते हैं, हेयर पद्धति बोलते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका मतलब कि वोट कैसे पड़ेंगे या वरीयता क्रम कैसे किसको क्या दिया जाएगा, यही तो तरीका है। बस इतना याद रखो, क्यों पूरी राम कथा याद करने की, तरीका मतलब कि वोट कैसे पड़ेंगे, किसको कितने वोट मिले, इसकी काउंटिंग कैसे होगी, काउंटिंग मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दी जाए, सेकेंड प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, यही सब होता है तरीका। आपको पढ़ोगे तो पता चलेगा। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किसने, थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति बोलते हैं। अब आर्टिकल 56 में क्या गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण मतलब शपथ, जिस दिन शपथ ग्रहण होती है उसी दिन पद ग्रहण होता है। याद रखना, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, कि हाँ हम त्याग पत्र दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। आप कोई चीज़ पता, यहाँ तक तो आप सब लोग पढ़ते होंगे उपराष्ट्रपति को देता होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष कैसे होता है, निर्वाचित, जब इलेक्शन होता है लोकसभा के, जो अभी 2024 में हुए थे, पीएम मोदी बने थे, अब इस टाइम पे ओम बिरला है ना हमारे क्या लोकसभा अध्यक्ष, और हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, अच्छे से याद रखना। आर्टिकल 57 क्या कहता है, एक ही राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। जैसे अमेरिका में क्या है, एक व्यक्ति 2 बार निर्वाचित हो सकता है, 2 से बार उसे अगली बार जब तीसरी बार उसे नहीं खड़ा होने की अनुमति दी जाती है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि आप एक राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति हो वो कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। बस यही एक मतलब 57 क्या गया है कि एक राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, बस इसकी चर्चा की गई। दोबारा निर्वाचन। ठीक, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार से शायद 3 बार कुछ ऐसे होते। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ 5 लाख पर मंथ होता है, कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से। कौन सी निधि है, किस निधि से दिया जाता है राष्ट्रपति का वेतन, संचित निधि से दिया जाता है। अब आर्टिकल 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या अर्हताएं राष्ट्रपति के पद के लिए। नंबर 1, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अर्हताएं, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दूसरे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष 35 ईयर की आयु पूरी कर चुका है, मतलब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होंगे, जैसे कैसे नहीं भीड़ जाती है लोगों के साथ में, वैसे कि इनके प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे, जैसे 50-50। ठीक, जमानत राशि 15,000 होगी। 15,000 किस में जमा करने पड़े, आरबीआई में जमा करनी, किसी बैंक में नहीं, सीधे आरबीआई में जमा होगी जमानत राशि। यदि कुल मतों के 1/6 मत पाने में असमर्थ है तो जमानत जब्त कर दी जाएगी। जमानत जब्त करने का मतलब कि जैसे 15,000 रुपये होते हैं, जैसे कि आपने जमानत जमा की तो ये बाद में आपको वापस कर दिए जाते हैं। और यदि आपने क्या किया कि 1/6 वोट नहीं पा पाए तो ये जमानत राशि वो आरबीआई खा जाएगा। ठीक, तुम्हें नहीं मिलेंगे वापस। आगे, सरकारी नौकरी लाभ का पद माना जाता है। आपसे पूछा जाए कौन सा पद लाभ का पद माना, सरकारी नौकरी लाभ का पद माना जाता है। लेकिन एमएलए एमपी जनता के सेवक माने जाते हैं। आप पूछते होगे कि लाभ का पद ना हो और लोग एमपी एमएलए के पद पे होते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि अभी अखिलेश यादव
कौन थे, विधायक थे, ठीक है, करहल से विधायक थे और उन्होंने कन्नौज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। करहल से चुनाव विधायक थे, लेकिन उसके बाद उसका सांसदी का चुनाव गए, वहाँ से जीत गए। तो आपके पद पे रहते हुए कैसे लड़ सकते थे? तो इसीलिए देखो हमारा संविधान कितना नेताओं के लिए कितना मतलब कि झुका हुआ है, झुका हुआ कहेंगे और क्या कह सकते हैं कि देखो सरकारी नौकरी जो 30,000 50,000 से 30 से 50,000 तक सैलरी होती है उसको लाभ का पद माना गया, लेकिन इनकी सैलरी लाखों में होती है, इसको लाभ का पद नहीं माना गया, इसको ये जनता के सेवक माने जाते हैं। वाह बेटा मौज करती। आर्टिकल 59 में क्या क्या है? शर्तें, शर्तें क्या दी गई हैं? आर्टिकल 59 में क्या है? शर्तें, शर्तें क्या है? पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना, लाभ का पद क्या माना गया? यही माना गया लाभ का पद, कि वो सरकारी नौकरी ना करता हो। अब एक खुद सोचो कि नेता ये सरकारी नौकरी करेंगे, ये नौकरी हमें देंगे। आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 60 में शपथ, शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को इलेक्शन के बाद? सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ मुख्य न्यायाधीश भारत के, या उनकी यदि वो अनुपस्थित हैं या उनकी वो उपस्थित नहीं है तो शेष न्यायाधीशों में से कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, शेष अब 30 न्यायाधीश हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा यार 30 न्यायाधीशों में से, तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला देंगे। अब आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया मतलब महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। महाभियोग होता क्या है? संविधान के उल्लंघन पर करने पर, हालांकि ये शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, बस महाभियोग में ये बात कही है संविधान के उल्लंघन करने पर, लेकिन जो संविधान के उल्लंघन नामक वर्ड है इसको संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कि किस प्रकार का उल्लंघन, कि किसी के थप्पड़ मार दो या किसी को गाली दे दो या किसी का बिल पास मतलब लोकसभा का बिल पास ना करो, कुछ भी मतलब कि उसको परिभाषित नहीं किया गया। बस इतना कहा गया है संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन ये शब्द कभी भी संविधान में परिभाषित नहीं हुआ है। महाभियोग संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जाए, संसद में किसी सदन मतलब या तो लोकसभा में या तो फिर राज्यसभा में, किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है, इतना याद रखो। यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, यह प्रक्रिया महाभियोग नामक प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिकी संविधान से ली गई। जो मेन पॉइंट है उनको याद रखो। प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। बिल्कुल कितने दिन पहले नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले। किसको? राष्ट्रपति को। जिस सदन में लाया जाता है क्या अध्यादेश, जिस सदन में अध्यादेश लाया जाता है अध्यादेश, वहाँ 1/4 कितना? 1/4 कुल सदस्यों का पास करना, 1/4 कुल सदस्यों का पास करना तथा दूसरे सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करेगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब कि अध्यादेश 1/4 कुल सदस्यों, जो सदस्य वहाँ पे उपस्थित हैं 1/4, जैसे कि 300 उपस्थित हैं तो 75 आपको 75 लोग उस पर साइन करने चाहिए, सदस्यों के पास जाना चाहिए। और दूसरे सदन जैसे कि जिसमें लोकसभा में पेश किया गया, तो फिर राज्यसभा में क्या होगा कि दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करेगा दूसरा सदन, ठीक, कि हाँ क्या ये आरोप सही है या गलत है। जिस सदन में पहले प्रस्ताव लाया गया था, जिस भी सदन में पहले प्रस्ताव लाया गया था, महाभियोग प्रक्रिया शुरू होगी, उसी सदन में प्रक्रिया शुरू होगी जहाँ से लाया गया था। और कुल सदस्यों का 2/3 से पारित करना होगा क्या? उस बिल को, कि हाँ राष्ट्रपति को लगाया गया महाभियोग सही है। और फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों में किसमें 2/3 मतों से पारित करना अनिवार्य है। फिर राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देगा। ये सब पारित जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देगा। मेन चीज़ क्या है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा की गई। 14 दिन पहले नोटिस देनी होगी और 2/3 से उसे पारित करना होगा। लोकसभा जिस भी सदन में पारित किया गया और राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देगा। बस इतना ही मेन था, ठीक। भारत वो के राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन सर्वोच्च कमांडर होता है? तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति होते हैं। आप अच्छे से इसको रट्टा मारो तुरंत। भारत राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन नेतृत्व प्रधानमंत्री का था। प्रतिनिधित्व मतलब जब किसी देश में आप जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आपको जो वीजा मिलेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से मिलेगा। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र भारत, गणतंत्र मतलब राष्ट्रपति के नाम से मिलेगा, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। इसलिए प्रतिनिधित्व मतलब प्रतिनिधि कौन है? राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन नेतृत्व जो मतलब कि नेतृत्व मतलब ऐसा समझो कि लीडिंग रोल में कौन रहता है, कि सब कुछ भी होगा तो प्रधानमंत्री के अनुसार ही होगा। तो वो लीडिंग रोल में कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक वह राष्ट्रपति बना रहेगा, मतलब कि अगले इलेक्शन तक, शपथ होने तक पिछला राष्ट्रपति बना रहेगा। इतनी बात कही गई है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। हम बात आपको पहले बता चुके हैं जब आपको फार्मूला बता रहे थे। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के लिए पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अंगूठा छाप हो, बस कोई भी आवश्यकता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है।
इसको याद रखना अच्छे से। भारत के राष्ट्रपति पर न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। हमने इतनी मेहनत की, बहुत ज़्यादा कंटेंट में भी आपको दिखा होगा। जो भी यहाँ तक आया हो, इस अर्धन्यायिक प्रक्रिया को क्यों कोई कमेंट सेक्शन में क्या डिफाइन कर सकता है? जरूर डिफाइन करना। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह में भरा जाना चाहिए, कि जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उसे 6 महीने से ज़्यादा नहीं खाली रख सकते। और कुछ भी हो, एमएलए एमपी किसी का भी पद हो, 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रखा जा सकता। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु या पदच्युत, पदच्युत का मतलब क्या होता है कि अपने पद से इस्तीफा दे देना, पद से या बस सॉरी इस्तीफा नहीं, पदच्युत, पद मतलब च्युत मतलब मतलब अलग कर देना। तो पदच्युत का मतलब है कि उसको अपने पद से हटा दिया जाना, ठीक। तो या अन्य कारणों से खाली होता है, कोई राष्ट्रपति का पद किसी अन्य कारण से खाली होता है, तब उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा जब तक इलेक्शन नहीं रहता। इलेक्शन कब तक होते हैं? 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज। अब जैसे कि अब आप खुद सोचो कि राष्ट्रपति नहीं है, फिर कौन बनेगा राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति बनेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजीआई ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। कौन? सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि ये भी नहीं है तो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के 30 न्यायाधीश हैं, उनमें से जो वरिष्ठ जज होगा उसे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। बस इतना ही याद रखो। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। लोकसभा कब भंग कर सकते हैं? लोकसभा भंग करने का मतलब कि हाँ ये सब खत्म, अब कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, हटो कुर्सी खाली करो। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के दम पर, जो 75 मंत्री कितने भी मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों को, जैसे सारे मंत्री अनुशंसा करने राष्ट्रपति के साथ पास, तो लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा, ठीक। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आयोजित की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। कौन से? आर्टिकल 108 में। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक। राष्ट्रपति, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। किस पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? किसने? ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये जो पॉकेट वीटो होंगे, ये सब वीटो पावर, ये सब जो कुछ चीज़ें हैं, अगले वीडियो में उनकी शक्तियों और वो सब चीज़ें हम आपको कराएंगे, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं, ठीक। तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। तब राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या लक्ष्मण यानी एक न्यायिक शक्ति प्राप्त करता है। अब जैसे सोचो कि किसी को मृत्युदंड की सजा दे दी गई, तो उसमें उसको लघुकरण या क्षमा किस आर्टिकल के तहत दी जा सकती है? आर्टिकल 72 के तहत। यूपीपी में यही क्वेश्चन आया था और यूपीएसआई में भी आया था और हर जगह आता है क्वेश्चन, इसको रट्टा मारे और आर्टिकल 72 मत भूलना। आर्टिकल 72 कुछ ने किसी को फांसी दे दी गई तो वो अपनी दया याचिका दायर करेगा राष्ट्रपति के पास कि हमें दया कर देनी चाहिए। राष्ट्रपति का मन होगा दया कर देगा, नहीं कर देगा तो नहीं कर देगा, ठीक। बस यही इतना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को, जैसे भारत का क्षेत्रफल है, इसमें से किसी भी क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, जैसे इतने क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? संवैधानिक अधिकार किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास में, ठीक। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। जैसे कि जब आप देखते हो कि बिल तैयार होता है, वो बिल बता रहे, जब आपका बजट पेश किया जाता है उससे पहले आपको राष्ट्रपति का अभिभाषण मिलता है, अभिभाषण, ठीक है। तो उसे केंद्रीय कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की बातें बोलता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से थे। एक बात और है, जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उनका चुनाव कैसे हुआ था? उनका चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था, याद रखना, संविधान सभा द्वारा। प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा द्वारा। क्यों हुआ था? क्योंकि इलेक्शन तो 1952 में हुए थे और वे चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को चुन लिए गए थे। इसलिए कैसे चुने गए थे? क्यों? उस टाइम पे तो न तो लोकसभा थी, ना तो राज्यसभा थी, तो इसलिए किसके द्वारा चुने गए थे? संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। बस इतना आपको अच्छे से याद रखना, ठीक। क्यों? संसद तो 1952 में आई थी। अब आगे देखो, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन कौन चुने गए थे? एन संजीव रेड्डी। मतलब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। जब पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा, किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक कहा जाता है? यूपीएससी में पूछा गया 2017 वाले शायद। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। 11वें राष्ट्रपति कौन थे?
APJ अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति, 2002 से 2007 तक मिसाइल मैन के रूप में जाना, 11वें राष्ट्रपति को कौन, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बीबी गिरी वेंकट रमन जो कौन थे, बीबी गिरी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे, कौन, बीबी गिरी। ठीक, याद रखना। राष्ट्रपति भवन एडमिन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, कौन राष्ट्रपति भवन किसने बनाया था, एडमिन लुटियंस ने बनाया था। विदेशी संधियों पर बातचीत की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे विदेशी की कोई युद्ध होना या कोई भी संधि होनी है तो किसके नाम, जाते जरूर हमारे प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो संधि किसके नाम पे होगी, वो हो गया किसके, राष्ट्रपति के नाम से ही होगी। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, जैसे लोकसभा का साधारण अभी 2024 में इलेक्शन हुआ था, साधारण निर्वाचन मतलब कि जैसे वोटिंग वगैरह होने के बाद वोट वगैरह खुल गए, उसके बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, जैसे प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष भी तो प्रथम सत्र होता है। सत्र कितने, 3 होते हैं, कौन सा, समर जो गर्मी वाला होता है, फिर मानसून और फिर सर्दी वाला, ठीक, शीतकालीन सत्र। तो प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, कौन, राष्ट्रपति संबोधित करता है। 8 यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो आर्टिकल 359 वाला, और ये पूछा गया था 28 नवंबर की 3rd शिफ्ट में, यही क्वेश्चन टिकटो आया था। क्या आया था, आर्टिकल 359 के तहत जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई उसका प्रयोग, जो शक्ति दी गई उसका प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 1900 जब 359 आएगा तब 359 पढ़ाएंगे। तो इसके पूछा गया है कि 359 के तहत की जो शक्ति दी गई है वो कौन प्रयोग करता है, कौन, राष्ट्रपति प्रयोग करता है। अब देखो, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद में कौन कौन थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लोकसभा भंग कर सकते हैं, ठीक है, तो पता है। प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी सूचना देते हैं, कौन, जब उपराष्ट्रपति को उनका त्यागपत्र मिल जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, कौन कराता है राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। लोकसभा भंग होगी तब आकस्मिक निश्चित धनराशि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निकाली जा सकती है। जैसे कि लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा मतलब कि नहीं है या कोई प्रधानमंत्री नहीं है और कोई काम करना है तो किस निधि से पैसा निकाला जाएगा, आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाएगा। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। जब भी कोई वित्त विधेयक पेश किया जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाएगा। पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तब वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। एकमात्र ऐसा बिल है, जैसे कि और कोई बिल को राष्ट्रपति के पास दोबारा लौटाया जा सकता है, लेकिन वित्तीय बिल जो है, वित्त बिल है, इसको नहीं लौटाया जा सकता है पुनर्विचार के लिए। एक देर राष्ट्रपति ने लौटा दिया तो ठीक है। क्या है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे, हाँ वित्तीय बिल है या नहीं, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, चाहे कैसे किसी प्रकार से बिल आ जाए। आपातकाल 1975 के दौरान राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कौन, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, प्रोटेम स्पीकर कुछ नहीं होता है भाई। जैसे कि अभी चुनाव हुआ 2024 में, तो सब कुछ, लोकसभा तो भंग थी, तो इसमें सब लोग इलेक्शन करके जो संसद, हमारे जो सांसद थे वो बन के आए थे, उन सांसदों को शपथ दिलाना और सत्र की कार्रवाई शुरू करना, ये सब शुरुआती काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर बस इतना ही होता है, इनका ज़्यादा काम नहीं होता, बुआ फूफा की तरह होता है जब कोई शादी होती है लड़के की, ठीक। दूसरे देश के साथ युद्ध करने की घोषणा का अधिकार सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति ही अनुमति देगा कि हाँ कल हमें पाकिस्तान को मार मार के गिरा देना है। लोकपाल बिल पर प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे, कब, 2014 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कब लोकपाल बिल पर, जब लोकपाल बिल समझे कि नहीं, जब हमारे केजरीवाल वहीं से बन गया था। लोकपाल बिल ही ऐसा था जिससे केजरीवाल ने को मुख्यमंत्री बना दिया, केजरीवाल को। लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति के साथ जो हस्ताक्षर थे वो लोकपाल बिल पर हुए थे, किसके, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति शासनाधीन मतलब कि जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है कि यदि राष्ट्रपति शासन लग गया तो इसका जो बजट है वो कहाँ पेश किया जाएगा, लोकसभा पेश किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए बजट, ठीक। इतनी सी बात इसमें बात कही गई है, बस इनको याद करने की तो बात है और कुछ है ही नहीं। विदेशी भूमि पर तैनात राजदूत और उच्च आयुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व मतलब कि यदि जैसे कि भारत का राजदूत है, पाकिस्तान में वो
पाकिस्तान में वो है। यदि पाकिस्तान में भारत के राष्ट्रदूत पर कोई अटैक करता है तो वो भारत के राजदूत पे नहीं माना जाएगा, वो भारत के राष्ट्रपति पर माना जाएगा। बस इतनी बात है कि कौन प्रतिनिधित्व कौन करता है, विदेशी भूमि पर तैनात राजदूत और उच्चायुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उच्चायुक्त और राजदूत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, चाहे राजदूत समझो चाहे उच्चायुक्त, बस थोड़ा अंतर है और वो पूछा नहीं जाता, वरना यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को, बिल्कुल राष्ट्रपति अधिसूचित करेगा किसको, इलेक्शन कमीशन को। हाँ, इस टाइम पे इतना करो, अधिसूचना जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्णय हेतु स्वतंत्र है। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा कि हाँ लोकसभा के चुनाव होने चाहिए, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे कि डॉक्टर जो जाकिर हुसैन, अब आपको जितने भी राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक, उनका क्रम वगैरह सब कुछ याद करना है तुम्हें बस, क्यों, वो तो सब रट्टे वाली चीज़ें हैं। अब आपको बताएं विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति, आप बताओ हमें कमेंट सेक्शन में, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी और किस देश से थी। चलो हम बता देते हैं कि मरिया स्टेल थी, मरिया स्टेल थी। इसको लिख लेना, आप लोग तो बना रहे होगे ना। मरिया स्टेल थी कौन, विश्व की पहली राष्ट्रपति, और किस देश की थी, अर्जेंटीना की थी। किसकी, अर्जेंटीना की। ठीक, आप इसको अच्छे से याद रखो कि विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, स्टेल, वो मरिया स्टेल पेरोना, मरिया स्टेल याद रखो। ठीक, मरिया स्टेल इनका पूरा नाम था, मरिया स्टेल पेरोना कहाँ की थी, अर्जेंटीना की। और भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की थी। ठीक है, आप अच्छे से इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया था इसलिए हमें याद आ गया, मैंने लिख दिया, नहीं तो भूल जाते। ठीक है, भारत में चार ऐसे पद हैं जिन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग किन किन पे, एक तो राष्ट्रपति हो गया, ठीक, एक तो राष्ट्रपति हो गया। नंबर 2 पे CAG होगा, कैग, ठीक है, CAG। नंबर 3 पे क्या होगा, कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीश। ठीक, उसके बाद जो केंद्र व राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन जो नहीं चुनाव वगैरह कराते, इन 4 लोगों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, बाकी किसी पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। आपने राष्ट्रपति का पद इतना पढ़ लिया, अब पार्ट 2 में राष्ट्रपति आएगा, पार्ट 2 में उसमें हम अच्छे से आपको चीज़ें बताएंगे। इतना ही बहुत कंटेंट हो गया। मेरा मकसद है, क्या मकसद है कि 16 क्वेश्चन जो पॉलिटी के आए, अपने बहुत जगह पॉलिटी पढ़ी होगी, मैं आपको चाहूँ तो मैं राम कथा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सिलेक्टेड कंटेंट देना मेरा काम है। 16 क्वेश्चन आएंगे UPSI में, किसके, पॉलिटी के। 16 में 14 क्वेश्चन सीधे नोट से आने चाहिए, बाकी कहीं से भी आए, और 16 के 16 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। बाय बाय।